शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया इसी बीच में सरबराह थिंक टैंक पाकिस्तान तहरीक रऊफ़ हसन साहब ने। रऊफ़ हसन साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। रऊफ़ हसन साहब, इससे पहले कि सियासी मंजरनामे में बात करें, आपको गुज़श्ता ईद मुबारक 3 दिन गुजर चुके ईद के, कैसे रहे आदात व अतवार और दिन कैसे गुजरे आपके? थैंक यू, बहुत मेहरबानी जी आपकी, आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। दिन जो आजकल जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ है उसमें तो हर चीज़ जो है वो बेमानी होकर रह गई है, लेकिन बाहर सूरत वक़्त मिला, कुछ अपने साथ वक़्त गुजारने के लिए वक़्त मिला। तो बहुत से सवालात थे जो बहुत देर से जन्म ले रहे थे, कोशिश की कि उनके कुछ जवाबात तलाश करें, नाकामी हुई। कोई ऐसी कोई डेफिनेटिव कोई चीज़ सामने नहीं आई। तो ये अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला मेरा ख्याल है जारी रहेगा, और जब तक के मामलात को हाथ में नहीं लिया जाता और उसका कोई हल तलाश नहीं किया जाता। बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि हम लोग ज़हनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया। इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो लोगों की सोच के ऊपर आ रहा है, और उम्मीद जो है वो दम तोड़ती जा रही है। वो एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है जी। अच्छा रऊफ़ साहब, ईद गुजर गई, जैसे भी गुजरी, जो भी हुआ, इससे पहले हाई कोर्ट का हुक्म पर मुलाकात ना हो सकी। अब आज एक मुलाकात हो गई, छुट्टी का दिन भी था और मुलाकात भी हो गई, मुलाकात भी काफ़ी तवील हुई। तो ये मुलाकात ख़ास थी या एज ए वज़ीर आला एक प्रोटोकॉल दिया गया था? राना साहब, देखिए, मुलाकात इसी तरीके से होती है। कोर्ट साहब ने अभी जिक्र किया, हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का वो फैसला था, और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है सुप्रीम कोर्ट, और उसको रद्दी की टोकरी में डाला गया। और पहले भी ये होता रहा है। जैसा कि मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, ये मेरा ख्याल 33rd वीक है मेरा कि मैं मुलाकात नहीं कर सका। हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको मेरा ख्याल 24-25 हफ्ते हो गए हैं कि किसी की भी मुलाकात नहीं की करवाने दी गई। इसके अलावा जो हमारे लॉयर्स जाते हैं वहाँ भी पिक एंड चूज़ किया जाता है कि जी किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं देना। फिर 1 या 2 हमारे लोग चले जाते हैं, और फिर अपने लोग 2-3 लोग वो डाल देते हैं, उनको भेज देते हैं, जो उनका नाम लिस्ट में होता ही नहीं है उनको भेज देते हैं। तो ये आपको पता है, मुझे पता है कि किस तरीके से हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, और ये मामलात जारी हैं। आज की मुलाकात के बारे में जो ज़राए से सामने आया, अभी तक हमें पार्टी से कोई कंफर्मेशन वन वे और दी अदर या कोई इंफॉर्मेशन नहीं हुई। मैं कोशिश कर रहा था कि आपके प्रोग्राम से पहले कुछ मालूम कर लूँ ताकि आपके साथ शेयर करूँ। मुलाकात हुई है, मेरा ख्याल है कि मुलाकात में साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो भी ज़ेर बहस आए हैं। अब उसमें खान साहब ने क्या कहा है, क्या नहीं कहा, वो मैं उस वक्त तक नहीं अर्ज कर सकूंगा जब तक कि मेरे पास कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो ज़राए से आ रहा है वो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। अच्छा रऊफ़ साहब, ये बताइए कि जो आपने पिक एंड चूज़ की बात की, उस दिन बाबर अवान साहब के जाने के ऊपर एतराज़ सलमान अकरम राजा साहब ने उठाया था कि ये क्यों इनका नाम तो फहरिस्त के अंदर नहीं है। इस तरह बेशतर मामलात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग होते हैं जिनके नाम शामिल नहीं होते, लेकिन उनको इजाज़त दे दी जाती है। क्या उन लोगों के ऊपर भी डाउट है, या सिर्फ एतराज़ इस बात पर है कि इनका नाम नहीं था तो ये क्यों? देखिए, कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के बाद एक SOPs जो है ना वो तैयार किए गए थे, और ये है कि जी एक तरीके से एक लिस्ट बनेगी, वो लिस्ट जो है वो खान साहब के पास जाएगी वाया द सुपरिटेंडेंट जेल, और वो उसमें से 6 नाम जो है वो फाइनलाइज करेंगे, और फिर उसकी कॉपी जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो उसके पास रहेगी, और एक कॉपी हमारे पास आई थी। वो जो लिस्ट थी, चूंकि ये कोर्ट हाई कोर्ट इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए हम चाहते थे कि ये जो SOPs हैं इनके ऊपर अमल करें ताकि हमारी तरफ से कोई इशू ना हो। तो और उस लिस्ट में उस दिन की मुलाकात के लिए बाबर अवान साहब का नाम नहीं था। सो एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन था उनके ऊपर कि भाई आप कहाँ से आ गए, क्योंकि आपका नाम तो था ही नहीं, जबकि हमारे लिस्ट अप्रूव्ड लिस्ट में से जो थे हमारे 3 नाम जो है वो 2 नाम जो थे वो निकाले गए थे। हामिद खान साहब को और लाहौर से हमारे एक दोस्त आए हुए थे, उनको नहीं मिलने दिया गया, तो उनकी जगह उनका अपनी तरफ से उन्होंने ये नाम डाल दिया। तो इसके ऊपर बिल्कुल ऑब्जेक्शन रेज हुआ था, और मेरा ख्याल है कि हम सबको एक थोड़ा सा मोर डिसिप्लिन होना पड़ेगा ताकि मामला को आगे बढ़ाया जाए। बेशक ज़रूरत है कि मामला आगे बढ़े। अच्छा, आज की मुलाकात पे आप क्या देख रहे हैं कि मामला आगे बढ़ रहे हैं? आज अली मीन गंडापुर साहब तो उस लिस्ट में नहीं थे ना, आज तो अचानक मुलाकात थी, और उस मुलाकात में उनका जाना और एक लंबी चौड़ी मुलाकात होनी, ये कोई 15 मिनट की थी तो नहीं, 2.5 घंटे की मुलाकात थी।
और उस मुलाकात में सिर्फ एक सूबे की बात तो नहीं हुई होगी ना, सूबे की बात तो 2.5 घंटे नहीं होती, पार्टी की बात हुई होगी, दीगर मामला हुए होंगे, और जिस तरह आपने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बेहतर तल्लुकात के हवाले से या चीज़ के हवाले से बात हुई होगी। तो आज की मुलाकात के बाद आप देख रहे हैं कि मामला किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मामलात बेहतरी की तरफ जाने के लिए ज़रूरी है कि मुलाकात ना हो बल्कि मुलाकातें हों। मैं आपको पता है हमेशा से डायलॉग में बिलीव करता रहा हूँ और कंसिस्टेंटली ये कहता रहा हूँ कि जी इंगेजमेंट जो है वो ख़त्म नहीं करनी चाहिए। तो मुझे खुशी है ज़ाती तौर के ऊपर मुलाकात हुई है। अब ईद से पहले 4 दिन तक अली अमीन गंडापुर साहब इस्लामाबाद में रहे थे और वो 4 दिन मुलाकात की कोशिश करते रहे थे और उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई थी। और आज बगैर किसी प्रायर प्लानिंग के, कम से कम हमारे इल्म में तो नहीं था, ये मुलाकात हुई और आपने सही फरमाया कि लंबी मुलाकात थी और बहुत सारे मसाइल, प्रोविंशियल मसाइल भी डेफिनेटली डिस्कस हुए होंगे और ये जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो मेरी तो एक थिंकिंग है, बड़ी बड़ी कंसिस्टेंट थिंकिंग रही है कि जी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहना चाहिए और इन मुलाकातों से ही कोई रास्ता निकलेगा। अब हमारे पास फॉर्मल जब ब्रीफ आएगा तो मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके साथ बातचीत कर सकूंगा, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि डेफिनेटली एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके बारे में बात की गई है। खान साहब से कुछ जो अप्रूवल्स थी, कुछ गाइडलाइंस जो थी वो चाहिए थी और मेरा ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब को वो अप्रूवल और गाइडलाइंस जो हैं वो मिल गई होंगी, जिसकी बेसिस के ऊपर आगे बढ़ा जा सकेगा। अच्छा रऊफ साहब, ये बताइए कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? यानी एक तरफ से बयानात कुछ और आते हैं, फिर रेबर्टल भी आ जाता है और ये देते भी सीनियर रहनुमा। अब एक तरफ आज़म सवाती साहब वो करप्शन के इल्ज़ामात भी लगाते हैं, वो ये भी कहते हैं, बानी PTI ने कहा कि जुनैद अकबर की तरफ से जो तयनाती हैं वो फौरी तौर पर वापस ली जाएँ। जवाब आके स्पीकर KP देते हैं कि उनके इल्ज़ामात जो हैं वो झूठ का पलंदा है। तो ये पब्लिक फोरम के ऊपर क्यों ये बातें हो रही? देखिए जी, हमने ये फैसला किया हुआ था कि जी कोई बंदा जो खान साहब से मुलाकात के बाद मीडिया को नहीं एड्रेस करेगा। ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी जो है हमने बनाने की कोशिश की थी। अब जब मामलात जब होते हैं, खान साहब से मुलाकात होती है, तो उसका ब्रीफ जो है वो पॉलिटिकल कमेटी में दिया जाता है और उसकी बेसिस के ऊपर फैसला किया जाता है कि हमने इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको अनाउंस करना है या कोई और तरीका जो अडॉप्ट करना है जिसके जरिए इसको हम कम्युनिकेट कर दें, अगर कोई ज़रूरत है उसको कम्युनिकेट करने की। अब ये मामलात उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट होता है मामलात में जबकि खान साहब से मुलाकात करने के फौरन बाद आके जालिया से बाहर आके उसको एड्रेस कर दिया जाता है। तो इसको हमने कोशिश पहले भी की थी, मेरा ख्याल है ये कोशिश जारी है कि ये जो ये एक पॉलिसी है इसको डिसकंटिन्यू किया जाए और जो एक सिस्टम इवॉल्व होया हुआ है पार्टी में, बना हुआ है पार्टी में, उसी के जरिए से ये मामलात को आगे बढ़ाया जाए ताकि इसमें कोई रिबटल करने की या कोई इनकंसिस्टेंसी के क्रिएट होने की कोई वजह ना रहे। तो ये हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त हो जाएगा, इसको मैनेज कर लिया जाएगा। पार्टी में इख्तलाफात के हवाले से शेर अफजल मरवत का दावा है कि तहरीक इंसाफ टूट रही है और कुछ MNAs को फारिग किया जा रहा है जमात से, और उनका ये दावा है, मैं ये जो बात कर कि ईद के बाद, ईद तो गुजर गई अब, कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? फॉरवर्ड ब्लॉक की बातचीत राणा साहब हम पिछले कितने 3 साल से सुन रहे हैं, 2 साल से सुन रहे हैं, फिर उसके बाद 8 फरवरी के बाद से सुन रहे हैं, अभी तक तो फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। दूसरी बात है कि जो 28 लोग थे जिन्होंने खान साहब की बैक में स्टैब किया था, छुरा घोंपा था, आपको पता है कि वो एक पॉलिटिकल लाशें, एक सियासी लाशें बन चुके हुए हैं और इलेक्शंस में उनके साथ जो हुआ है वो भी आपको पता है। आप भी जो पार्टी को छोड़ेगा, खान साहब को छोड़ेगा, पार्टी को ज़्यादा खान साहब को छोड़ेगा, वो भी पॉलिटिकल लाश बन जाएगा, उसका भी कोई फ्यूचर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फॉर्म 45 की बेसिस के ऊपर नहीं रहेगा। हाँ, फॉर्म 47 के बारे में मैं नहीं कह सकता कि क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि जी अगली हुकूमत फॉर्म 47 की बेसिस के ऊपर ही बनेगी। तो ये पॉलिटिकल रेलेवेंस उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी ये कहा जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि जी पार्टी में कोई बंदा जो है वो खड़ा होके फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनके सामने उन 28 लोगों का जो तो ये शेर अफजल, आप क्या समझते हैं, शेर अफजल मरवत को ये नहीं पता? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि छोड़े गए हैं पार्टी में डिसयूनिटी। मैं ये कंसिस्टेंटली आपको पता कहता रहा हूँ कि पार्टी में डिसयूनिटी और भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नहीं, अगर रऊफ साहब मालूम है कि पार्टी में ऐसे लोग हैं, नाम आप नहीं लेना चाह रहे, तो फिर पार्टी में रखने का उन्हें क्या फायदा है? खुल के बात पार्टी में नहीं है, शेर अफजल मरवत साहब पार्टी में नहीं है। आपने कहा कुछ और लोग भी हैं। देखिए, और भी मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो भी पार्टी में नहीं है, वो पार्टी के बाहर हैं, वो कर रहे हैं।
और पार्टी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा इस तरीके से पब्लिक फोरम के ऊपर आकर के इस किस्म की गुफ्तगू करेगा। हाँ, पार्टी के प्लेटफॉर्म्स जो हैं हमारे, वो कोर कमेटी हो गई या पोलिटिकल कमेटी हो गई और या कोई और फोरम हो गया, उसके ऊपर लोग अपनी आरा का जो है वो इजहार करते हैं और वो आरा हमेशा एक जैसी नहीं होती हैं और ये पोलिटिकल पार्टी में होता है, इतनी बड़ी पोलिटिकल पार्टी में तो लाजमी होगा। लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई एक कंसेंसस जो है वो बिल्ड करके उसके बाद पॉलिसी स्टेटमेंट दी जाए।